नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजय पाठक स्नेही और YouTube के मंच YouTube प्लेटफॉर्म नमामि भोजपुरी फाउंडेशन की ओर से आज छोटा गोविंदपुर में रहने वाले बांग्ला के साहित्यकार श्री शिवचरण हालदार जी से मैं बातचीत करने के लिए आया हूं। तो मैं आपको सबसे पहले परिचय कराता हूं हालदार दा से। शिवचरण हालदार जी टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय रहे और एक लंबा समय तक इन्होंने सर्विस किया। उसके बाद बांग्ला में इन्होंने अपनी लेखनी जारी रखी। मैं आइए इनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। हालदार दा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान में ही हुआ है, मगर मेरा लालन पालन राजमहल तत्कालीन संथाल परिवार दुमका डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हुआ है जी। वहीं पर हम जो था वो हम बहुत उच्च स्तर तक पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका है। मेरा पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तत्कालीन मैट्रिक 67 में हम पास किया है। 1967 में उस समय मैट्रिक हम पास किया। इंटर साहिबगंज कॉलेज से किया, साहिबगंज कॉलेज, और उसके बाद हम टेल्को अप्रेंटिस शॉप आ गया। 3 साल टेल्को अप्रेंटिस के बतौर ट्रेनिंग लिया और टेल्को में ही अपना जॉब लगा। उस समय तो हम लोगों को तुरंत फरक में कंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन बाद में ब्रेक किया गया और नया रूप में लिया गया परमानेंट स्तर पर। कितना साल परमानेंट नौकरी किए? हम 36 साल 4 महीना परमानेंट स्तर पर नौकरी किया और बाकायदा रिटायर किया। उस समय टाटा हिटाची को टाटा हिटाची नहीं कहा जाता था, टेलकॉन कहा जाता था। टेलकॉन से जिसका नया नाम अभी टाटा हिटाची। अभी टाटा हिटाची नाम है। उसी कंपनी में काम किया, टाटा मोटर्स के टेलकॉम में। हाँ, लेकिन टेलकॉम में अपॉइंटमेंट हुआ, रिटायर हम टेलकॉम यानी आज का टाटा हिटाची से किया। हालदार के बारे में मैं बताऊं कि जब इनसे मैं परिचय हुआ कि बांग्ला में कहानियां लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ा बहुत बांग्ला मैं भी समझ लेता हूं दोस्तों, और भोजपुरी साहित्य संस्कृति का व्यक्ति हूं, लेकिन साहित्य में बहुत गहरी रुचि है। इसलिए हिंदी और जो दूसरी मातृभाषाएं हैं, खासकर बांग्ला या दूसरी और कोई भी मातृभाषा, उसमें भी अगर कोई साहित्य रचता है तो मेरी ये आकांक्षा रहती है कि मैं उससे जाकर बातचीत करूं, और मैं आज बातचीत करने के लिए आया हूं। दादा यहाँ पे छोटा गोविंदपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे महतोडी बोला जाता है जगह का नाम, और एकदम मेन रोड में इनका घर है, यहीं रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे अभिरुचि हुई साहित्य में? सच तो ये है कि मैं छात्र जीवन में अपने शिक्षक हिंदी भाषा के साहित्यकार और शिक्षक बैद्यनाथ तिवारी, ऐसे हम लोग बुरी मास्टर बोल के उनको पुकारते थे, उनके प्रयास से ही लिखने का, कविता लिखने का और भाषण लिखने का प्रयास हम छात्र जीवन में किया था। और कहीं तो थोड़ा बहुत प्रशंसा मिला था, कहीं हुटिंग भी मिला था। भाषण देने के समय
ठीक ढंग से बोल नहीं पाते थे तो लोग बहुत हुटिंग करता था। फिर भी धीरे धीरे डर टूटा था छात्र जीवन में। और मैं जिस समय मैट्रिक में था, भाई अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच बताना पड़ रहा है। हम किसी लड़की से, मैंने जो अपने आसपास पड़ोस के ही थे, उनको प्यार करने लग गए थे। अच्छा। तो वो दौड़, मैंने एक तरफा कहा जाए तो एक तरफा प्यार, बहुत परिचित थी ऐसी बात नहीं, लेकिन हम उसको बहुत चाहने लगे थे। आपको अच्छी लगने लगी? अच्छा, अच्छी लगने लगी थी। और जो छात्र जीवन में शिक्षकों द्वारा जो लिखने का अभ्यास करा दिया गया था, उसी को हम कंटिन्यू कर दिया। कुछ प्रेम गीत और कहानी, या यूँ कहा जाए कि एक उपन्यास लिखना शुरू कर दिया उस समय ही। उस समय मैंने जो कोई महत्वपूर्ण नहीं था, मैंने जिसको हो सकता हम लिख भी नहीं पाता या समाप्त भी नहीं कर पाता, लेकिन लिखना शुरू कर दिया था। इसका परिणति ये हुआ, उस समय हमारा मैट्रिक का हम लोग सेंटअप कैंडिडेट हम हो चुके थे। मैंने महीना 2 महीना में ही परीक्षा देना था। और उस समय हम वही काम कर रहे हैं, परीक्षा का तैयारी या रिवीजन ये सब नहीं कर रहे थे। इस चीज को मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त, हमारा जिगरी दोस्त थे, उसकी माँ, जिसका हम मौसी जी बोल के पुकारते थे, वो मेरा ये मैंने महसूस कर ली। हाँ, ये जो गतिविधि है, गतिविधि को महसूस कर ली। और उसके हाथ में मेरा डायरी लग गया। कैसे लगे? आपका डायरी उनके हाथ लग गया? उनका हाथ लग गया, वो पढ़ लगी थी। एक दिन अपने पास बुला करके ऐसा ना मैंने धुतकारा कि जिसको हम अपने भाषा में नहीं कर सकते। आपकी मौसी? हम मौसी। क्या कहा उन्होंने? वो तो याद नहीं है, लेकिन बहुत जोर धुतकारा। मैंने खाली हमारा फीलिंग्स हमको याद है। हम तो थर थर कांपने लगे थे। अब ऐसा लग रहा था कि हम पेशाब करते हैं। इतना जोर से डांटा उन्होंने? इतना जोर से डांटी थी। इसका परिणाम ये हुआ, हाँ, वो बाद में डांट डपट करने के बाद ये याद भी दिलाई कि तुम अपने क्लास में अच्छे स्टूडेंट में गिनती होते हो, और अभी जब फाइनल परीक्षा देना है, बोर्ड परीक्षा, उस समय तुम ये सब कर रहे हो, क्या अपना जिंदगी को खराब ही करना है क्या? एकदम कसम खा लियो। इस बाद में समझाया, मैंने पहले तो डांटा, बाद में समझाया करके विदा कर दो। बड़ा ये सब नहीं छोड़ेगा तो मेरे पास नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, एकदम मेरे सामने नहीं आएगा बोल के हमको भगा दिया। हम घर आते आते, उनके घर से मेरे घर आते आते, मेरे भावना इतना जबरदस्त उफान मारा कि जहाँ जहाँ कविता लिखा था और कहानी लिखना शुरू किया, तो उपन्यास स्टार्ट कर दिया था,
उस सब को एक रस्सी से बांधा, गमछा लिया और गंगा नहाने चल दिया। हमारा घर तो गंगा नदी के किनारे ही था, साहेबगंज में, माने राजमार्ग राजमार्ग गया। हमको तैरना भी आता था, बस तैर के जहाँ अच्छा स्रोत है वहाँ जाकर के डुबकी मार के हम सहारा जी वहाँ करके गंगा नदी में कसम खा के आ गया कि और सब नहीं लिखेंगे, बस अपना दे अच्छा रिजल्ट करना, भुलाने का कोशिश किए अपना जो एफेक्शन था वो सब, मतलब गंगा जी में दहा दिए सब, डायरी वायरी जितना लिखे थे सब, कहानी, कविता सब। हाँ, मन से भी बाहर देने का कोशिश किया। अच्छा, खैर बाद में हम अच्छा पोजिशन लेकर के परीक्षा दिया, मैट्रिक पास, अच्छा रिजल्ट से पास भी किया। ऐसे मेरा जो पोजीशन था अपने क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट के बतौर, वो स्थान मेरा बरकरार रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहेबगंज कॉलेज में उसके बाद गए, लेकिन मेरा पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय था। उसके बाद अप डाउन राजमार्ग से साहेबगंज करने में बहुत समय फील होता था, बर्बाद होता था। हम पढ़ाई लिखाई आगे नहीं बढ़ा सका। ट्यूशन करने का, मतलब किसी प्रोफेसर के पास ट्यूशन पढ़ने का क्षमता नहीं था। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी छोटा मोटा बिजनेस करते थे। एक तो किराना दुकान था घर में छोटा सा, वो हाट में भी, बगल में रविवार का बाजार में भी कुछ दुकानदारी हम करते थे, जिसमें हमको खुद भी साथ देना पड़ता था उनका। पिताजी का हाथ बटाना? हाँ, बड़ा। तो पढ़ाई लिखाई आगे नहीं चल सका, लेकिन फिर भी हम इंटर पास कर गए। अच्छा। हाँ, इंटर पास कर गए, लेकिन मन बना लिए कि आप पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन नहीं करना है। हाँ, कुछ नौकरी चाकरी की तरफ बढ़ना है, छोटा मोटा जो भी हो। तो खुदा ना खास्ता हमारे मित्र जो जमशेदपुर में टेल्को कारखाना में 2 साल पहले अप्रेंटिस के बतौर ज्वाइन किया था, उनका गाइडेंस में उन्होंने ही बोला ठीक है आओ अप्रेंटिस बनो, टाटा में नौकरी करो। तो उनके ही गाइडेंस में हम यहाँ परीक्षा दिया, पास किया और अप्रेंटिस बन गए, टेल्को अप्रेंटिस बन गए। टेल्को अप्रेंटिस किया, नौकरी भी शुरू हुई जी। शादी भी किए। बाद में क्या हुआ, मेरे पिताजी भी एक कवि थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी कवि, गायक और खुद गाते थे अच्छा। और गीत रचते भी थे। अच्छा। तो उनका कई डायरी था, हम बीच में उनका डायरी सबको उलट पुलट कर पढ़ भी लिया था। तो हमको बड़ा इच्छा हो रहा था कि इनका ये सब कविता और गीत सबको छाप दिया जाए, ये मेरा इच्छा था। लेकिन उस समय तक अपने लिखने का इच्छा नहीं पैदा हुआ था। तो एक साथी इसी जमशेदपुर का, जो बंगला साहित्य में, साहित्यिक चर्चा में बहुत प्रोमिनेंट थे, क्या नाम था? परिचित था, वो है सुभाष पाल। अभी कलकत्ता में है? अभी कलकत्ता में है। उस समय वो टाटा मोटर हॉस्पिटल, मैंने टेल्को हॉस्पिटल के इंक्वायरी ऑफिस में बैठते थे। अच्छा, ऑफिशियल जॉब था? ऑफिशियल जॉब था। तो हर साल क्यों, हर महीना भी एक
पत्रिका 2 पेज का भी छापते थे, सिंघुम वार्ता नाम से। शिवभूम वार्ता नाम से बांग्ला में। बांग्ला में। अब बंगाली जो भी मिलता था उनको समाते थे, पैसा दे चाहे ना दे, लेकिन वो एक 2 पेज का पत्रिका दे देते थे, तो कभी भी हम पढ़ते थे। उसके बाद दुर्गा पूजा के समय सिंघुम वार्ता का एक संकलन है, सालाना संकलन भी छाप के बांटते थे, सोवेनियर टाइप। सोवेनियर का। तो उनसे हम आग्रह किया, भाई एक दिन आग्रह किया कि भाई मेरे पिताजी बहुत ही कविता वगैरह लिखे हैं। हाँ, मेरे पिताजी उस समय तक गुजर चुके थे, लिखे हैं, उनका सारा पांडुलिपि भी मेरे पास संरक्षित है। हम चाहते हैं उसको छाप देना, माने उस समय तक मेरा ये एबिलिटी, क्षमता हो गया था कि हम छाप के 5-10 हजार रुपये खर्चा कर सकते। बोला हाँ यस, हम छाप देंगे। हम तो ये पब्लिशिंग का काम भी करते हैं, लोगों का साहित्यिक कर्म को संग्रहित करते हैं, छापते भी हैं, किताब भी छापते हम। सुभाष पाल जी। सुभाष पाल ग्राहकों के बीच, पाठकों के बीच बांटते भी हैं। तो उनको हम, मेरे पिताजी का पूरा पांडुलिपि दिया और उसको छापने में वो रखे। और उसी दौर में फिर वो हमको कन्विंस करने लग गए कि भाई आपके पिताजी लिखते थे, आप नहीं लिखते। हम बोला भाई एक समय तो थोड़ा बहुत लिखते भी थे, लेकिन आप नहीं लिखते जी। पर नहीं, लिखो ना, अरे लिखो, कोशिश करो, हमको दो, हम छापेंगे अपना पत्रिका। बस उनका कन्विंसिंग में, या यूँ कहा जाए उनके प्रेशर में, हम लिखना शुरू किया। अच्छा। तो एक समय जो एक तो भावना हमारे दिल दिमाग में पनपा था लिखने का, कुछ साहित्यिक क्रियाकलाप करने का, जो मर चुका था, या यूँ कहा जाए कि हम खुद ही उसको काट के, मैंने उस गंगा जी में दहा दिए थे, वृक्ष को बाहर दहा दिए थे, तो वो धीरे धीरे फिर से पनपने लगा और हम लिखना शुरू किए। ड्यूटी करते हुए लिखना शुरू किए। यहाँ पर एक खास राज आपको बता दें, ये राज हम किसी को नहीं बताए। जी जी जी। अब तक नहीं बताए किसी को। बताइए। दरअसल ये जो हम कहानी अब तक बताया, हमारा लिखना या वो जो एक तो प्यार करने का जो तूफान दिल दिमाग में आ गया था, उसमें अंकुश लगाने का कोशिश, ये सब मैंने घट रहा था मेरे जीवन में, परिवर्तन भी आ रहा था, लेकिन हम एक काम करते थे जो किसी को नहीं बताते थे, हम डायरी लिखते थे। अच्छा, डायरी लिखते थे। हाँ, हम रेगुलर नहीं लिखते थे, लेकिन कोई खास सोच भावना अगर जब मेरे दिल दिमाग में पनपने से हम उसको डायरी में लिखते थे। कोई उलझन, हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शन, मन के अंदर ही, मन का भी तो दो हिस्सा होता है ना जी, है, जो उलझन, जो डिबेट शुरू होता था मन के अंदर, उसको सुलझाने में मेरा वो डायरी बहुत मदद करता था। हम डायरी लिखते थे। अच्छा, ये राज की बात है। ये राज की बात है, मैं अब तक और आपकी डायरी किसी ने पढ़ी नहीं थी? अभी तक नहीं पढ़ी। अभी तक नहीं पढ़ी। लेकिन मेरा डायरी अभी भी है। अभी भी डायरी भी है मेरा पूरा जिंदगी का कहा जाए तो डायरी है। अच्छा।
और उसमें अच्छा बुरा जो भी मेरे लाइफ में घटा सब लिखा है। कभी हम सोचते हैं जैसे गंगा नहार बहा थे हम अपने साहित्य का प्रारंभिक दौर को, उसी तरह इस डायरी को भी बहा दी लेकिन अभी तक बहाया नहीं हम, लेकिन डायरी है अभी। मैंने वो डायरी यदि लोग पढ़ ले तो हमको अच्छा बहुत कभी लोग बोलेगा, बुरा लोग व्यक्ति ही बोलेगा, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा भी मेरे जिंदगी में हुआ है और कुछ अच्छे काम भी हुए। उसका प्रूफ वो डायरी है। हम उसमें कुछ नहीं छुपा। फिर उन्हीं सब को आधार बनाते हुए तो ये जो डायरी हम लिखा, इसमें से कुछ पर्टिकुलर घटना को जो हम डायरी में नोट भी किया है, उसको हम साहित्यिक स्वरूप देना शुरू किया। वो जो सुभाष बाबू का प्रेरणा में जो लिखने के लिए कहा, तो वही अपने डायरी से ही कुछ बातों को निकाल के जो हमको मेरे मन को हिट किया है। जो दिल दिमाग में बैठा हुआ है ऐसे घटना, उसी को कहानी का स्वरूप दिया। लेकिन हम किसी घटना का रिपोर्टिंग अपनी कहानी में नहीं करते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग नहीं, हम जो भी कहानी लिखते हैं उसमें रिपोर्टिंग नहीं रहता। अच्छा, हम क्या करते हैं, सारी चीज बदल देते हैं, यहाँ तक कि जहाँ जिसको हम आधार बना करके कहानी बना रहे हैं, उसका ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, परिवेश को भी हम बदल देते हैं। बदल करके कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। कोशिश ये रहता, जितने भी पेसिमिस्ट घटना क्यों ना हो, माने निराशावादी, कितने भी निराशावादी घटना क्यों ना हो, उसमें हम आशा का पुट डालने का कोशिश करते हैं और पाठक को एक दिशा देने का कोशिश, मतलब उसको ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बनाने का। तो अच्छी बात है, आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देते हैं कहानी का। यही मेरा कोशिश रहता है। अच्छा, और रहता है, और एक तो काम करते हैं हम, जो भी कहानी लिखा है यदि साथी लोग पढ़ें, असल में मुश्किल है भाषा का, हम बांग्ला में लिखते हैं, हम साहित्यिक लेख जो भी लिखते हैं वो बांग्ला में लिखते हैं, अपनी मातृभाषा। हम और भी कुछ लिखते हैं, हम कुछ आर्टिकल भी लिखते हैं, विशेष रूप से पॉलिटिकल आर्टिकल लिखते हैं, उसको हिंदी में लिखते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल आर्टिकल जो लिखते हैं हिंदी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता पढ़ सके। लेकिन जब आप कहानियाँ लिखते हैं तो आप बांग्ला में लिखते हैं, माने अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का एक अच्छा ये प्रेरणा मिलता है। ये तो मुझे बहुत, इन्हीं चीज़ों पे तो मुझे खुशी होती है। अब मैं आपसे बातचीत करने के लिए आपसे सोचा कि मैं जो कार्यक्रम चल रहा है आजकल यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं आपसे जरूर इसी विषय पर बात करूं। साथियों, इन्होंने तो ऐसे 4 किताबें लिखी हैं और समकालीन बांग्ला साहित्य में इनकी 4 किताबें जो आई हैं वो सारी की सारी कहानियों की किताब हैं। और मैं एक लाइन बांग्ला बोल देता हूँ, আপনারা দেখুন इनार যে 3টা বই এখন আমাদের हाथे আছে। प्रथम হচ্ছে 3 तरंग। पहली किताब है 3 तरंग यानी 3 लहरें। ये शिवचरण हलदर जी ने लिखा है 3 तरंग। ये भी कहानी की किताब है। और पकड़िए दादा, तो दूसरी किताब है जीवन संग्राम में, जीवन संग्राम में, ये उनकी दूसरी किताब है। और तीसरी किताब है 4 दिगंतो, 4 दिगंतो। तो 4 दिगंतो इन्होंने 4 दिशा,
चार दिशा, चार दिगंतों, चार दिशा इन्होंने लिखा है। ये साझा संकलन है जिसमें हमारे और एक परिचित श्री बादल चंद्र डे जो गोविंदपुर में ही रहते हैं, मूल रूप से कलकत्ता के रहने वाले हैं, अभी कलकत्ता में उन्होंने घर भी बना लिया है। तो बादल चंद्र डे की भी रचनाएं हैं इसमें। ये चार लेखकों की साझा संकलन है, चार दिगंतों, चार दिशा। और इनकी और एक साझा संकलन अभी हाल ही में आ रही है जिसका हम लोग लोकार्पण भी यहीं छोटा गोविंदपुर में करेंगे। और मेरा ये मानना है साथियों की साहित्यिक गतिविधियां चलती रहनी चाहिए और सेवानिवृत्ति के बाद तो ये संजीवनी का काम करता है। क्या आपका समय सही दिशा में गुजरे, आपसे लोग जुड़े और आप भी जनता को कुछ संदेश दे पाए, इससे बढ़िया बातें क्या हो सकती हैं। तो आइए थोड़ी थोड़ी देर इन तीनों किताबों पर चर्चा करता हूँ। तो ये जो तीन तरंग है इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए, इसमें क्या लिखा आपने, क्या क्या है इसमें तीन तरंगों। ये पहला किताब में हम पहले आप लोगों को बता दिया कि हम डायरी से ही कोई खास घटना को बेस करके कहानी बनाए। तो इसमें मेरा बाल्य जीवन, मुख्यतः मेरे बाल्य जीवन का से शुरू करके कॉलेज लाइफ तक का कुछ कहानी इसमें है। अच्छा, इस किताब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी किताब जो आपकी आई थी जीवन संग्राम में, इसकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बल्कि आपसे सुनी भी थी और काफी अच्छी लगी। एक मछली की कहानी जो निकलकर बगल के जलाशय में जाती है, जलाशय से फिर नदी में जाती है और नदी से होते हुए फिर समुद्र में मिल जाती है और बड़ा सा डैम भी पार कर जाती है। वो कहानी मुझे लगा था कि एक जीवन का एक बहुत बड़ा संग्राम, एक लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि वो मछली में था। तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी और अभी भी मैं जब शिवचरण हालदार जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो मछली की कहानी बहुत अच्छी लगती है। जनता को, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे उस कहानी के बारे में, जीवन संग्राम में, इस किताब से? इस किताब में हम जितने कहानी दिया है वो पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष करना पड़ता है, सिर्फ इसमें हम मेरे ही कहानी मेरे साथ जो घटित हुआ है इसको आधार सिर्फ नहीं बनाया हुआ है। हमारे दोस्त मित्रों का भी कुछ कहानियों का जो संघर्ष है उसका आधार बना करके हम कई कहानी इसमें लिखा है, जिसमें वो जो साथी बोल रहे हैं वो मछली वाला, वो तो एक साधारण घटना पर मेरे दिमाग में आया। भाई बुरा ना माने, हम बता ही देते हैं, हम जाति से मल्ला है। मैंने उसमें कोई बात नहीं। मेरे बाप दादा मछली पकड़ने का ही काम करते थे, फिशरमैन। तो फिशरमैन परिवारों से हमारा उठना बैठना है ही। हम खुद भी बचपन में मछली पकड़े हैं, जाल लेके नदी में गए हैं। तो हमारे परिचित परिवार के लोग मछली पकड़ रहे थे। हम एक छोटा नदी, मैंने गंगा नदी नहीं, पश्चिम बंगाल का एक छोटा नदी में वो लोग मछली पकड़ रहे थे। खुदा ना खास्ता हम वहाँ पर उपस्थित थे। हम नदी किनारे बैठे हुए थे, बैठ में मछली पकड़ना देख रहे थे। तो लोग तो जाल घेरते हैं, फिर समेट के लाते हैं, जो मछली पकड़ाता है उसको टोकरे में डालते हैं। तो लोग ये काम कर रहे थे हमारे पास, हम उसको देख रहे थे, निहार रहे थे। इसी बीच बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हुआ। अच्छा, एक बीच बारिश शुरू हो गया। कहाँ से थोड़ा सा
बादल घेर दिया और एकदम ये मूसलाधार बारिश। तो बारिश होने के बाद वो मछली सब जो टोकरी में डाला हुआ था वो लोग नया पानी पाके छटपटाने लगा। छटपटा करके कुछ मछली टोकरी से बाहर आ गया, गिर पड़ा। इधर बारिश है, बारिश का पानी भी अगल बगल बिखर रहा। तो एक तो मछली, हमने कई मछली बाहर आ गया तो एक साथी आकर के उसको फिर टोकरी में डाला पकड़ पकड़ के। एक तो मछली हम लोग बांग्ला में इसे चीतल माछ बोलते हैं। अच्छा। है, वो छोटा सा मछली था, बच्चा। वो क्या किया, वो वर्षा का पानी में ही तरफ फुदक फुदक करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा वो धार मिला और पानी का धार मोटा वाला मिला, उसमें घुस गया। और हो सकता है वो जो हमारे मल्ला भाई थे उसको महसूस नहीं किया या छोड़ दिया, मैंने नहीं छोटा मछली है नहीं लेंगे। तो वो धीरे धीरे वो वर्षा का पानी का धार से होते हुए नदी में चला गया। तो इसको हम बहुत माइन्यूटली नोटिस किया। अच्छा। नोटिस किया और यहीं से मेरे दिमाग में एक कहानी मन पड़ा। वही कहानी है जीवन संग्रह। जीवन संग्रह में उसी कहानी का ये है टैग। तो आपने देखा कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, इन्होंने किसी रिलेटिव के यहाँ देखा कि मछली निकल के बाहर जा रही है, फिर नदी की धार में जाती है। तो ये सब कहानी का प्लॉट जो मिलता है इनको, और उसी से कहानियों का एक ताना बाना बुनते हैं। और दोस्तों, आज के दौर में कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, और जो फिल्में बन रही हैं या दूसरी जो भी काम हो रहा है उसमें कहानियों का बहुत मतलब टोंटा लगा हुआ है, कहानियां नहीं मिल रही हैं। इसके कारण क्या है कि मनुष्य संवेदना से दूर होते जा रहा है। वो जितना गहराई से सोचेगा और उस पर फिर लिखेगा और जब उस पर काम होगा तो निश्चित तौर पर कुछ बेहतर चीजें बनेगी। तो आपने जीवन संग्रह में ये किताब लिखी और बांग्ला में लिखी है, तो साथी लोग पढ़ रहे हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तीसरी किताब इनकी जो 4 दिगंतों है, ये 4 दिशा है, ये साझा संकलन है। इसके लाने के पीछे, साझा संकलन लाने के पीछे क्या विचार था? ये वही सुभाष पाल बाबू, वो साथी का सजेशन आया, चलो हम लोग एक किताब अकेले छापने में उसको हर चीज को जुगाड़ करने में बहुत तकलीफ होता है, मिलजुल के करते। हाँ, इसमें कम पैसा भी लगेगा और आसानी से हम लोग इसको पूरा कर सकते, इसीलिए इसको लिखा है, हम लोग किया। इसमें 4 साथी हैं, हम खुद हैं, वो नरेंद्रनाथ दे है, गुणेन्द्र दत्त है, सुभाष पाल खुद है। तो चारों का कहानी है इसमें। फिर अभी एक चौथी किताब भी आ रही है। हाँ, चौथी किताब नांदी मुख, माने शादी के पहले, कोई शादी के पहले एक ठो रस्म होता है बंगाली में, नांदी मुख कहा जाता है। इसमें पूर्वजों को याद किया जाता है। उस नाम से फिर संकलन हम लोग का आ रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये शादी में एक रस्म है, तो उसी रस्म को आधार बना के आप लोग साझा संकलन निकाल रहे हैं। चलिए, आप सबकी साहित्यिक गतिविधियां, आप जितने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, साहित्यिक गतिविधियां चलती रहें और भाषा कोई बाधा नहीं होती, बल्कि भाषा जोड़ती है। और আপনারা জানেন আমি বাংলাও বলতে পারি, জন্ম তো গোবিন্দপুরেই হয়েছে, শিক্ষা দীক্ষা কিছু দিনে কলকাতা ছিলাম, আমি ওইখানে পড়াশোনা করেছি। তো
बांग्ला से भी मुझे प्रेम है और बांग्ला की अच्छी और क्लासिकल कहानियाँ मैं हमेशा मुझे प्रभावित करती है। तो मैं श्री चरण दा को बधाई देता हूँ कि दीर्घायु हूँ और इतना लंबा समय तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और पसंद किया। लोगों से बताएं कि गोविंदपुर जैसे जगह पे भी साहित्यिक गतिविधियाँ थोड़ी बहुत ही सही चलती हैं और जमशेदपुर तो स्टील और बड़ी गाड़ियों का निर्माण करता है, लेकिन साथ में इसकी संवेदनाएं भी हैं और जमशेदपुर में अच्छे साहित्य भी लिखी जा रहे हैं। और मुझे बहुत ही एक महसूस होती है कि जितनी मातृभाषाएं हैं सभी संघर्ष कर रही हैं। बांग्ला में दर्शक तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पाठकों के लिए अभी भी किताब खुद छपवानी पड़ती है प्रकाशक से, और उसमें लेखक खुद पैसा देता है और किताब छप के फिर देना पड़ता है कि आप इस पढ़ के इसको प्रतिक्रिया दीजिए। तो इसमें आत्मशुद्ध तो पैदा होता ही है, लेकिन समाज को आप एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। अगर आपकी अच्छी कहानियाँ हैं तो इस पर आगे चल के और भी बड़ी काम होते हैं और नया लोगों को भी बहुत फायदा लगता है। नए जो युवा वर्ग हैं उनके जीवन में भी नई नई चीज़ों को आप दे पाते हैं। तो दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे नमामि भोजपुरी फाउंडेशन के दर्शकों को? हाँ, हम अब कंक्लूजन में नमामि भोजपुरी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि नमामि भोजपुरी आगे बढ़े और ऐसे प्रयास उनका जारी रहे, जिससे हम लोग जैसे अपरिचित छोटा मोटा साहित्यकार थोड़ा परिचित कार्य में तक जा सकें। और एक निवेदन रहेगा जी, यदि जो बांग्ला पढ़ सकते हैं या बांग्ला भाषी हैं, ऐसे कोई साथी यदि हमसे संपर्क करें तो हम जो भी छापा है उसको हम बगैर कोई मूल्य लिए हम लोगों को बांटते हैं और बांटना चाहते हैं। यदि कोई आग्रह रखेंगे तो हम उन्हें विदाउट मूल्य, मतलब मूल्यहीन, बिना मूल्य लिए किताब देंगे। दें। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा इनका विचार है। लेखक का इतना विचार आज के दौर में, आर्थिक दौर में भी फ्री में किताब देंगे। तो मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना, अगर किताब, चारों किताबों में से कोई किताब या चारों किताब आपको चाहिए तो आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दे देंगे, मैं श्री चरण दा को दे दूंगा और श्री चरण दा इस किताब को आपके एड्रेस पर भेज देंगे। आप लोग फ़ोन से बात कर लीजिएगा या फेसबुक के पटल पर भी, मेरा फेसबुक अकाउंट संजय स्नेही के नाम से चलता है, संजय पाठक स्नेही के नाम से, और इनका श्री चरण हलदार के नाम से। तो दोनों फेसबुक अकाउंट में आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके अगर आप एड्रेस और मोबाइल नंबर दे देंगे तो किताबें उपलब्ध हो पाएंगी। और तब तक ये जो भी एक लेखक होता है, जब पाठक वर्ग उसको पढ़ता है तो इनका भी सार्थकता होता है और इनकी आकांक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खासकर बांग्ला पढ़ पाते हैं वो इन किताबों को पढ़ें। और भविष्य में हम सोचते हैं कि हिंदी में भी कुछ कहानियों का अनुवाद अगर होता है, कोई साथी जिनको अच्छी जानकारी है भाषा का, वो अगर अनुवाद करते हैं तो हिंदी के पटल पर भी ये कहानियाँ आएंगी। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।